आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। ये लोकसभा चुनाव 2024 जो है, इन्हें 7 चरणों में इनकी प्रक्रिया को पूरा करवाया जाना है। मतदान यानी कि 7 चरणों में होंगे और इसके तहत जो प्रथम चरण के लिए अधिसूचना आज यानी कि बुधवार को जारी की गई। प्रथम चरण में 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए मतदान होना है। अगर प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तारीख की बात की जाए तो अंतिम तारीख है 27 मार्च, लेकिन बिहार के लिए ये तारीख बदली गई है एक त्योहार के चलते कारण। इस तारीख को 27 मार्च की जगह बिहार के लिए नामांकन की अंतिम तारीख प्रथम चरण के लिए 28 मार्च कर दी गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। कई अन्य दलों के लोगों ने और बड़े नेताओं ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, जिसमें सबसे बड़ा नाम था बिहार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का। जी हां, पप्पू यादव कई बार के बिहार से सांसद रहे हैं। मधेपुरा और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय और अन्य पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचते रहे हैं। ऐसे में आज उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के अंदर कर दिया है। साफ तौर पर पप्पू यादव का कहना है कि जो लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है उसमें हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और खास तौर पर राहुल गांधी को एक योद्धा बताया और साथ ही साथ प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया। पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी मिलकर बिहार के अंदर जो महागठबंधन तैयार हुआ है उसमें 40 लोकसभा सीटों पर अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब रहेगी। कल एक राजनीतिक मुलाकात भी पप्पू यादव ने देर शाम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से की थी। बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद एक तरह से उन्होंने लिया है और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके साथ विलय कर दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस में पप्पू यादव के आने के बाद उन्हें कौन सी सीट दी जाती है। जो जानकारी मिल रही है कि पूर्णिया से वे टिकट चाह रहे हैं, पूर्णिया से ही उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। झारखंड के चुनावी माहौल के लिए बुधवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मांडू से बीजेपी के विधायक जेपी पटेल कांग्रेस के हो गए। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेड़ा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राजेश ठाकुर, जो कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मांडू से बीजेपी के विधायक जेपी पटेल का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी को, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहले जेपी पटेल जो थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 कद्दावर नेता टेकलाल महतो और मथुरा महतो, जिन्होंने कि इनके साथ गुरुजी के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया, उन लोगों के परिवार से ये आते हैं और उन लोगों, मथुरा महतो के तो ये दामाद हैं। तो ऐसे हालात में जब सीता सोरेन एक दिन पहले ही जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई है, तो ऐसे हालात में इस तरह से जेएमएम के एक कद्दावर नेता के दामाद का इस तरह से बीजेपी में शामिल होना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। दूसरी तरफ मांडू से जिस तरह से वो विधायक रहे हैं और मांडू या हजारीबाग संसदीय सीट का जो समीकरण रहा है, वैसे में कांग्रेस को अब एक मजबूत दावेदार के रूप में, लोकसभा प्रत्याशी के मजबूत दावेदार के रूप में जेपी पटेल मिल गए हैं। इस कारण भी ये घटना काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों में बीजेपी ने गठबंधन को लगातार 2 झटके दिए थे, जब गीता और सीता, यानी गीता कोड़ा और सीता सोरेन दोनों बीजेपी में शामिल हो गई थी। एक ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और एक ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ा था। सिंहभूम से तो बीजेपी ने गीता कोड़ा को अपना लोकसभा का प्रत्याशी तक बना दिया। तो बुधवार का दिन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा कांग्रेस के लिहाज से। अब देखना है कि ये जो आया राम गया राम का सिलसिला है, ये सिलसिला आगे कहाँ तक जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रांची से मधुकर आनंद। जन नायक जनता पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक
राव बहादुर सिंह। जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कराई पार्टी में ज्वाइनिंग। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पूरे मजबूती के साथ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। इस ज्वाइनिंग के अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भले ही वह हरियाणा सरकार में अब नहीं है, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन जन नायक जनता पार्टी का है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जन नायक जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों हुए घटनाक्रम में जेजेपी को हरियाणा सरकार से निकालकर बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाया और अब जेजेपी सरकार में नहीं है, इसको लेकर जेजेपी हाशिए पर चली गई थी और इस ज्वाइनिंग के सहारे जेजेपी अब लोगों के बीच जाकर यह बताना चाहती है कि जेजेपी में अभी भी जान है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वह पूरे उत्साह के साथ लड़ेगी। जबकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जेजेपी एक खास समुदाय विशेष का वोट काटने के लिए लोकसभा चुनाव में खड़ी होना चाहती है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। 2024 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही महाराष्ट्र में चाहे इंडिया अलायंस हो या एनडीए, दोनों पार्टियां अपने सीट शेयरिंग को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि कल यानी कि 21 मार्च को मामला सलट जाएगा। अगर सबसे पहले हम बात करें महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का, तो 2 फार्मूले तैयार किए गए हैं। पहले फार्मूले के अनुसार शिवसेना उद्धव गुट को 22 सीट, कांग्रेस को 16 सीट और एनसीपी पवार को 10 सीट दिए जाने की बात कही गई है। वहीं महाराष्ट्र इंडिया अलायंस के दूसरे फार्मूला की अगर हम बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीट, कांग्रेस को 15 सीट और एनसीपी शरद पवार गुट को 9 सीट और वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीट दिए जाने की बात कही गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे का फार्मूला जो तैयार किया गया है, उसमें बीजेपी को 31 सीट, शिंदे गुट को 13 सीट और अजीत पवार गुट को 4 सीट। और वहीं दूसरी तरफ सीटों अगर देखा जाए तो 4 सीट पर अभी और पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कई सीटों पर हंगामा हो रहा है। शिंदे और अजीत पवार गुट हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं वह दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ पर बातचीत चल रही है और देर रात जो है अमित शाह से बातचीत होगी। और इतना ही नहीं, अगर मनसे प्रमुख की बात करें राज ठाकरे की, तो वह भी बैठक के लिए दिल्ली गए हैं और वहाँ पर बातचीत उनसे भी की जा रही है। 2 सीट की मांग वह कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एनडीए जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वह 1 सीट देने की बात कह रही है, जिस पे कल मुहर लगना पक्का माना जा रहा है। कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगभग सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। वहीं अगर बात करें तो ग्वालियर से इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा प्रत्याशी यानी कि भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री पर दाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी से वह प्रचार प्रसार में जुट गई है। चुनाव प्रचार की कमान की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अपने लोकसभा ग्वालियर के चुनाव की कमान संभाल रखी है। वहीं जिले भर के सभी पदाधिकारियों की बात करें तो लगातार चुनाव प्रसार में जुट गए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रचार प्रसार में जुटी हुई भाजपा अपनी 400 पार की बात कह रही है। अब देखना होगा इस बार का जो चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर अपनी सरकार बनाती है, ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। बदायूं में डबल मर्डर वारदात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दिल दहलाने वाली घटना को लेकर यूपी में सियासी राजनीति भी जोरों पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बदायूं में ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं वहाँ की प्रशासनिक
फेलियर है और बीजेपी इस तरह की घटना आए दिन करती है जब चुनाव नज़दीक आता और ये इनकाउंटर साफ तौर पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए है। वहीं यूपी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आज़ाद ने साफ तौर पे कहा कि ये घटना जो हुई है उसके पीछे जो भी लोग होंगे सरकार नहीं बख्शेगी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार मुस्तैद है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे वो पड़ताल लोग में क्यों ना, उसको बाहर निकाल कर कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश की जाएगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अब सियासतदानों ने इस मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी है और हर मुद्दे को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से घटना हुई है कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था का फेलियर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि घटना के पीछे जो भी आरोपी होंगे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिला के इस घटना के पीछे जो आरोपी है, एक को मुठभेड़ में मार गिराया गया बल्कि दूसरा जावेद फरार है, जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उसके जुड़े आरोपी यानी आरोपी के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा का रण जीतने में जुटी दोनों पार्टियों में इस वक्त पाला बदलने और नेताओं की मान मनोबल करने का दौर चल रहा है। बीजेपी ने एक तरफ राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया जैसे नेता, तो नागौर से रिछपाल मिर्धा जैसे नेताओं को अपने पाले में शामिल किया, तो वहीं ज्योति मिर्धा को कांग्रेस से तोड़कर नागौर का टिकट दे दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने चूरू से 2 बार के सांसद रहे राहुल कसवा को अपनी पार्टी में शामिल करके चूरू से लोकसभा का टिकट देके बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने नेताओं को अपने पाले में बनाए रखने और दूसरी पार्टी से तोड़फोड़ करने में जुटी हुई है। एक तरफ मान मनोबल करने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ नेताओं को तोड़ा जा रहा है। मान मनोबल की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ से बीजेपी से बागी होकर विधायक का चुनाव जीते निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर बुलाकर उनकी पुरजोर तरीके से मिजाज पुरसी की। तो वहीं शिव से बगावत करके शिव से विधानसभा का चुनाव जीते रविंद्र सिंह भाटी को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद बुलाया, उनको मनाकर उनसे समर्थन मांगा और उसके साथ ही उसके बाद में उन्हें जोधपुर से उदयपुर अपने साथ विशेष विमान में लेकर गए और पूरी बातचीत का जहां तक जो जानकारी निकल कर बाहर आई कि उनसे बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन देने की मांग की है। आने वाले 1-2 दिन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरी पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हाड़ौती क्षेत्र के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं उन्हें बीजेपी के नेता ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, उनके सामने टिकट देकर उनको चुनौती दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी मारवाड़ के बड़े नेता मानवेंद्र सिंह जसोल को कांग्रेस से तोड़कर अपने पाले में शामिल करवाने की कोशिश में जुटी है और संभावना बताई जा रही है कि होली के बाद किसी भी वक्त मानवेंद्र सिंह जसोल को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। गुजरात में बीजेपी के गढ़ बड़ौदा में बीजेपी द्वारा घोषित उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। जिस दिन उनको उम्मीदवार घोषित किया गया कि दूसरे दिन पार्टी की उपाध्यक्ष ज्योतिबेन पंड्या ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब ज्योतिबेन पंड्या का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात बड़ौदा शहर की गलियों में पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया कि बीजेपी से बैर नहीं और रंजनबेन की खैर नहीं। यह विरोध राजस्थान में वसुंधरा राजे की तर्ज पर किया गया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह विरोध के पोस्टर उनके विरोधियों की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, लेकिन लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी के एक और उम्मीदवार केतन इनामदार ने कल इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हें मना लिया। मान मनोबल के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, लेकिन रंजनबेन भट्ट के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। बड़ौदा पार्टी की हॉट फेवरेट सीट है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन तीसरी बार रंजनबेन को टिकट दिए जाने के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। बड़ौदा में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। इंदौर जिले में लोकसभा के लिए चौथे चरण में यानी 13 मई को मतदान होगा। पिछले 35 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी
संसदीय सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी यहां से 8 बार सांसद रह चुकी हैं। वर्तमान सांसद शंकर लालवानी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यदि विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो सभी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था, यानी लंबे समय से यहाँ कांग्रेस की हालत पतली चल रही है। और इस चुनाव के कुछ ही दिन पहले 2 पूर्व विधायक और पिछले सांसद उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसके चलते कांग्रेस की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव में क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।